एक क्वेश्चन, भारतीय संविधान बनाने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? अगर आपका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले 20 से 25 मिनट में हम द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्विक कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इस टॉपिक के नोट्स बहुत ही कंसाइज तरीके से तैयार किए हैं सो दैट आपको कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट फैक्ट, डेट, कमेटी और PYQ ओरिएंटेड पॉइंट एक ही लेक्चर में मिल जाए। इस लेक्चर में, इस क्लास में कोई भी अनवांटेड नोट्स नहीं होंगे। इसमें वही फैक्ट लिखे हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ था 1934 में। तो 1934 में M.N. रॉय, वरना ये पॉइंट आपको आ सकता है पेपर में, M.N. रॉय फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। मतलब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बट स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला आइडिया दिया था उन पर्सन का नाम था M.N. रॉय। ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। देन 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, मैं उसका शॉर्ट टर्म यूज़ करता हूँ ऐसे, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया ये आइडिया किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे 1938 में। आपको पता ही है 39 में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीज़न के कारण 1940 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और जिसको नाम दिया गया अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया PYQ में। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, आप UPSC देख लो, SSC देख लो, आप स्टेट PCS देख लो, आप रेलवे देख लो, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। देन अभी वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, आपको पता ही है। तो इन बिटवीन 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन बेसिकली उसके जो हेड थे वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, जिनको पॉपुलरली बोलते थे क्रिप्स मिशन। वो इंडिया में भेजा गया था, लेकिन उस मिशन को मतलब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग की एक अलग डिमांड थी, उनका ये मानना था कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। देन फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया था। उसने उस टाइम पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया था। इसका बैकग्राउंड भी यही बताता है कि अगर आपको आइडिया होगा हिस्ट्री में कि क्योंकि पाकिस्तान एक अलग नेशन बनना चाहता था, उसकी डिमांड स्टार्टिंग से थी। 1940 के बाद तो उसकी डिमांड और ज़्यादा इमर्ज हो गई थी, तो इसलिए वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग क्रिएट करना चाहते थे। तो फाइनली फिर इन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एक्सेप्ट किया गया और 1946 में ये एक्सेप्ट हुआ था। देन अगर आपको पता होगा कैबिनेट मिशन के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से काफ़ी सारे PYQ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, चाहे आप UPSC देख लो, स्टेट PCS देख लो, SSC, रेलवे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन में जैसे उसके इंपॉर्टेंट मेंबर क्या है। तो उनके 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में।
जिसको मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पता होगा उस टाइम पे जो इंडिया था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और ब्रिटिश उस टाइम पे ब्रिटिश ने इंडिया को दो भागों में बांट रखा था। एक प्रोविंस बोलते थे, दूसरा प्रिंसली स्टेट बोलते थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का जो आइडिया था, अब ये तो बात क्लियर थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है, लेकिन कहाँ से कितने मेंबर होंगे उसका आइडिया था। मतलब वो उन्होंने रखा हुआ था कि कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट में क्या क्या होगी। जैसे 296 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया का मतलब हो गया कि जो ब्रिटिश की उस टाइम पे प्रोविंस थे, मतलब 296 मेंबर वहाँ से आएंगे, और प्रिंसली स्टेट से थे 93। टोटल कितने मेंबर थे? 389 सीट थी उस टाइम पे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये भी PYQ बनता है। अगर ब्रिटिश इंडिया को देखा जाए तो उसको भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ था, एक 292 और एक 4। 292 मतलब हो गया उस टाइम पे जो ब्रिटिश की 11 प्रोविंस थी वहाँ से, और 4 मेंबर थे उनके चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। अगर रफली देखा जाए तो 10 लाख सीट पे 10 लाख सॉरी अगर रफली देखा जाए तो 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट थी। नेक्स्ट आता है, अब हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको पता होगा उस टाइम पे जो सीट एलोकेटेड होती थी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती थी। अगर उस टाइम इंडिया की मेजर प्रिंसिपल कम्युनिटी देखा जाए तो मतलब मुस्लिम थी, सिख थी और जनरल कैटेगरी थी। अगर हम इलेक्शन की बात की जाए कि उस टाइम पे इलेक्शंस कैसे होती थी, और डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अगर मेंबर को इलेक्ट किया जा रहा है या उनको नॉमिनेट किया जा रहा है कोई, तो उसका मतलब बेस होगा ना कि किस बेसिस पे हम उनको इलेक्ट करेंगे। तो उस टाइम पे जो लोग थे, जो पीपल ऑफ इंडिया थे, वो इलेक्ट करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। बट यहाँ पे और एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस टाइम पे जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हम सभी को वोटिंग अधिकार है, जो भी 18+ है, प्रोवाइडेड की जो सर्टेन कंडीशंस है वो फुलफिल होती है, तो उसके बाद हमें वोटिंग का अधिकार होता है। लेकिन उस टाइम पे जो फ्रेंचाइजी थी वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। आज के टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। तो वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी ही, मतलब वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, वही लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते थे, और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली किसको इलेक्ट करेगी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। ये हो गया जो प्रोविंसेस की बात हो रही है। अब आते हैं प्रिंसली स्टेट की। तो प्रिंसली स्टेट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होगी? पार्टली इलेक्टेड भी होगी, पार्टली नॉमिनेटेड भी होगी। ये सारी कॉम्पोजिशन के बाद अगर देखा जाए तो एक इलेक्शंस भी हुए थे 1946 में, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग ने 73, अदर्स ने 15 सीट जीती। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन आता है इन इलेक्शन, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट ने इस इलेक्शन में कोई प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और उनकी सीट वेकेंट रही थी। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा सा पॉइंट आप याद रख सकते हो। इसमें कोई ऐसा फैक्चुअल कोई चीज़ नहीं है जो आप एग्जाम में पूछा है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। नेक्स्ट आता है द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अगर आप यहाँ से काफ़ी सारे PYQ निकल जाते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा कहाँ से। जैसे पहला चीज़ बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उस मीटिंग में 211 मेंबर थे, और उस मीटिंग के जो हेड थे वो डॉक्टर सचिदानंद, जो उस टाइम पे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे उस मीटिंग के। तो ये PYQ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेटर ऑन अगर आपको पता होगा 11 दिसंबर 1946 को फिर से मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, और HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। किसका? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो ये टॉपिक जो था, ये वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। देन आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली में। अगर आपको थोड़ा सा ये डेट अगर आप याद रख सको तो बेटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया था। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बताता था?
तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताता है फिलॉसफी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की, यानी उस पर जस्टिस की बात हो रही है, सोशल की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात हो रही है। अगर आप आज के टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो और उस पर पर्टिकुलर अगर आप प्रियम्बल देखो तो प्रियम्बल में ये सारे कीवर्ड ऐड हुए हैं, ठीक है। देन आता है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। अगर आपको पता होगा इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, उसके बाद भी क्योंकि थोड़ी माइन्यूट सी चेंजेस हुई थी। और यहाँ से डिस्कस करते हैं, जब माउंट बैटन प्लान जो पास हुआ था, माउंट बैटन प्लान, ये एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट बैटन प्लान के जो 3 जून 1947 को पास हुआ था, तो प्रिंस चार्ल्स टेक ने अपनी सीट ले ली थी, क्योंकि उससे पहले तो चेंज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो माउंट बैटन का प्लान आया था, जो कब आया था 3 जून 1947 को, ये पेपर पूछा जाता है। तो प्रिंस चार्ल्स टेक ने उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद भी एक मेजर जो एक्ट आया था वो था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट के बाद भी काफ़ी सारी चेंजेस आए थे, जैसे असेंबली फुल सॉवरन बन चुकी थी, असेंबली अब लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी, पार्टीशन। लेकिन पार्टीशन के बाद अगर आपको थोड़ा एक पॉइंट जो आप फैक्ट याद रख सकते हो वो ये था कि जब 1947 मतलब जब इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, उसके बाद जो पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद जैसे पाकिस्तान एक अलग नेशन बना, इंडिया अलग नेशन था, तो 389 जो इनिशियली सीट थी, अब वो सीटें रिड्यूस हो चुके 299 रह चुकी थी, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रोविंस से थी और 70 प्रिंसली स्टेट की थी। अब इंडिया में सीटें बची थी 299 सीट। अब हम डिस्कस करते हैं द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो अब पूरा देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे कैसे इन्होंने इसकी वर्किंग को डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल 3 फेज में डिवाइड किया हुआ था। इससे पहले हम वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। क्या मैं इसी पॉलिटी को आगे कंटिन्यू करूं या अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि वीडियो बननी चाहिए, आप कमेंट में लिख सकती हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 3 फेज थी। जैसे फेज़ वन स्टार्ट होता है 9 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947। ये एक्चुअली एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट, इसमें फैक्चुअल उतना नहीं है, बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप इजीली चीज़ों को याद रख सकते हो। तो इस फेज में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था उसका मेन काम यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, और इस टाइम पे जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड जो फेज था वो फेज़ 2 था। फेज़ 2 में ड्यूल रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्योंकि अगर आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में। उस टाइम पे इंडिया बेसिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और फेज़ 1 में तो वो टोटली एक असेंबली की तरह काम कर रहा था, जिसका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। बट अगर फेज़ 2 की बात की जाए तो यहाँ पे ड्यूल रोल स्टार्ट होगा। कैसे, देखो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इंडिया आज़ाद हो गया था, और इंडिया आज़ाद होने के साथ अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल भी चेंज होने वाला था। तो इसलिए फेज़ 2 कैसे रखा हुआ है, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949। अब इस टाइम पे उसके 2 रोल थे। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई किसके लिए गई थी, वो बनाई गई थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके, तो वो उस रोल को भी कंटिन्यू कर रही थी। वो रोल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। और इस रोल के लिए जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस कमेटी के। बट एट द सेम टाइम 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दूसरा रोल था पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाना, यानी अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब हमारी लेजिस्लेचर बनने वाली थी। अब इसका काम था पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाना, ठीक है। और अब बॉडी तो एक ही थी लेकिन काम अब 2 हो गए। जब
अब सिंपली ये समझो कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीटिंग के लिए बैठ रही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम कर रही है, तो उस मीटिंग को हेड करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देश के लिए लॉ बनाने के लिए सोच रही है या उसके लिए मीटिंग कर रही है, तो उस टाइम पे जो उसके हेड होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो कौन होंगे? जीवी मावलंकर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है फेज थर्ड। फेज थर्ड 1949 से शुरू हो रहा है। डेफिनेटली इस टाइम तक इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका था और इस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका था। अब मेन जो काम बचा था वो बचा था कंट्री के लिए लॉ बनाना, तो इसलिए इस फेज को बोला था लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेन काम था कि पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाला काम सेकंड फेज में कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ से ये दो फैक्टर जो आप याद रख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? 26 जैन 1950। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कुछ जैसे ये मैंने सी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक्चुअली 2-3 वर्ड यूज़ करता था, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब आता है कुछ प्रोविज़न थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये फोर्स में कब आए? 26 नवंबर 1949 को। जबकि उसका जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फोर्स में कब आया? 26 जैन 1950 में, इसीलिए इसको रिपब्लिक डे भी बोला जाता है। तो रीज़न ये था कि अब ये डेट क्यों सेलेक्ट की गई थी? उसका सबसे मेन रीज़न था कि इसी एक रेज़ोल्यूशन पास हुआ था, अगर आपको याद होगा लाहौर सेशन में एक रेज़ोल्यूशन पास किया गया था जो 1929 में हुआ था। उस सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था 26 जैन जो होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट डे होगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था। ये डेट मतलब तब से इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, इसलिए जब हमारा रिपब्लिक डे भी इसी डेट को रखा गया, क्योंकि ये इसका अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश पीरियड में इसका बड़ा सिग्निफिकेंस था, क्योंकि तब पहली बार पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी। तो अगर आपको पता होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो लीगल उस टाइम पे क्या थे, वो लीगल एडवाइज़र थे किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे प्रियम्बल, उसमें 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, ये इनिशियली डाटा था जो स्टार्टिंग में था कि उसमें ये। लेकिन अगर आप करंट देखोगे तो करंट में प्रियम्बल भी आता है, 460 आर्टिकल्स आते हैं, 12 शेड्यूल आते हैं। तो यहाँ से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस पे, शेड्यूल पे, आर्टिकल वगैरह पे। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये भी काफ़ी सारे पीवाईक्यू रहता है इनमें से। अगर आपको पता होगा आर्टिकल की, अगर आप अच्छा एक कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट को रहता है आर्टिकल और, देखो आपने कभी-कभार वर्ड देखा होगा, कहीं पे आर्टिकल यूज़ होता है, कहीं एक आर्टिकल वर्ड यूज़ होता है, कहीं पे सेक्शन वर्ड यूज़ होता है। सेक्शन जो वर्ड यूज़ होता है वो लॉ के केस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के केस में हम वर्ड आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो टोटल ये नोट जो लिखा हुआ है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक है, तो इसमें टोटल 460 आर्टिकल आते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहेगी कि काउंटिंग तो 1 से लेकर 395 तक है, तो आर्टिकल 460 कैसे हो गया? बेसिकली क्या होगा, जब आगे के लेक्चर हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक आर्टिकल के अंदर भी सब पार्ट्स रहते हैं। तो जैसे 21 है, फिर 21 ए हो गया, तो टोटल अगर आर्टिकल देखा जाए तो वो 460 के हैं। अगर एक सेकंड फैक्ट ये था कि टोटल मेंबर कितने थे असेंबली के? 299। तो ये छोटा फैक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जस्ट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। एक फैक्ट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल कितने सेशन हुए थे? 11। ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फैक्ट लिखे हुए हैं। टाइम पीरियड कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब ये कभी कभार याद रखने में दिक्कत होता है, तो सिंपली याद रखो कि 12 दिन कम थे 3 साल होने में। सिंपली याद रखो कि मतलब जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन है, तो सिंपली याद रखो, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि 12 दिन कम थे 3 साल होने में। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? ये डेट याद रखनी है। लास्ट सेशन कब हुआ था? ये डेट याद रखनी है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो इंडिया ने उस टाइम पे ऑलमोस्ट 60 कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, इसलिए इंडिया को सबसे वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कुछ फैक्ट और करते हैं कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्टिंग कमेटी अगर आपको पता होगा उसके चेयरपर्सन किसको बुलाता है? वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये फैक्ट यहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा कमेटीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, टोटल 8 मेजर कमेटी थी और बाकी माइनर कमेटी थी। अब कमेटीज़ तो मतलब ये मतलब अगर बुक देखोगे तो अब सारी कमेटी याद नहीं रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट कमेटी याद रखनी है। इसमें से जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये पेपर में पूछा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज, सरदार पटेल। बस इतनी ही 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था? इसका काम था टू कंसोलिडेट करना, क्या जितनी भी कमेटीज़ की रिपोर्ट है उन सबको कंसोलिडेट करना, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और इसके हेड पर्सन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर। ठीक है, तो जॉब मेन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए तो टोटल 7 मेंबर थे इसमें। सेटअप कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। इसके हेड कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कब पब्लिश किया था? फेब 1948 में। सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में और फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अगर आपको पता होगा, उसको उनको क्या बोला जाता है? उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और उनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। एक फैक्ट और है कि 1952 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपनी जनरल इलेक्शन करवाई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। क्या मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या किसी और टॉपिक पे जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आता, तो कमेंट करके मेरे को बताएं।